Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Your physics mentor is कामरान अख्तर चौधरी. आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है टॉर्क. सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं. टॉर्क, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स की वजह से वो रोटेट करना शुरू हो जाए, घूमना शुरू हो जाए, टर्न करना शुरू हो जाए, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया. यानी क्या हो गया? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. इसकी पैट डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग ये लिख लेते हैं. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. यानी कि हम लोग किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से वो घूमना शुरू हो जाए, तो ऐसे फोर्स के इफ़ेक्ट को हम लोग टॉर्क से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. यानी क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगे और वो घूमना शुरू हो जाए फोर्स की वजह से, तो इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं और इस टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब हम लोग क्या करते हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं. एक्सप्लेनेशन में हम लोग ये कह रहे हैं कि लेट हमारे पास एक नट है और उसको हम लोग एक स्पैनर के साथ जो है वो टाइट करने लगे हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ये अच्छे तरीके से पढ़ा है कि फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक नट है और ये हमारे पास एक स्पैनर है. ये हमारे पास एक स्पैनर है. अब अगर हम लोग इस स्पैनर को यहाँ से पकड़कर रोटेट करें फोर्स लगाकर, तो स्पैनर जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा और नट जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगा. तो फोर्स लगाने की वजह से जो स्पैनर मूव करना शुरू किया है, रोटेट करना शुरू किया है, इसी को तो टॉर्क बोलते हैं. अब स्पैनर जो है वो जिस लाइन के अराउंड मूव करता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. और जहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. यानी कि जिस पॉइंट पर फोर्स जो है वो लग रही है. इसी तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये वाला, इसको हम लोग पिवट पॉइंट कहते हैं. इसको हम लोग पिवट पॉइंट कहते हैं. अब ये पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के दरमियान में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एल कहते हैं और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं. इसका नाम है मोमेंट आर्म. अब मोमेंट आर्म क्या है? ये हमारे पास फोर्स जहाँ पर लगाई जा रही है और जिस एक्सिस के इर्द गिर्द स्पैनर मूव कर रहा है उसके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग मोमेंट आर्म कहते हैं. इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग. क्या? दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ application
ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर्म। अब अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखें तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि अगर हम लोग स्पैनर को हार्डली यानी ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएगा, जिससे ये साबित हुआ कि जो टार्क है, टार्क वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यानी कि अगर स्पैनर पर ज़्यादा फोर्स लगाई जाए वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा तो वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरीके से टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट आर्म के। एल भी कह सकते हैं, हम आर भी कह सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब स्पैनर को अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ज़्यादा फासला है तो हमारे पास कम फोर्स से वो टार्क प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास फासला कम होता जाएगा तो टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टार्क जो है वो मोमेंट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। टाउ जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L इंटू एफ के। इसी तरीके से टाउ जो है वो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट इंटू एल एफ। तो यहाँ पर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 होती है। L को हम लोग R भी कह सकते हैं। तो टाउ जो है वो हमारे पास आ जाएगा RF। तो ये टार्क की यहाँ से हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बना सकते हैं। टार्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि टार्क जो है वो किसी भी बॉडी पर जो प्रोड्यूस होगा वो मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पिवट पॉइंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन दोबारा से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। इसको हम लोग टार्क कहते हैं। तो ये हमारे पास टार्क की जो है वो एग्जैक्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई, टाउ इज इक्वल टू आर एफ। अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो टाउ जो है वो आर इंटू एफ के बराबर है। आर का यूनिट जो है वो मीटर होता है और फोर्स का जो है वो न्यूटन होता है। तो ये टार्क का यूनिट जो है वो न्यूटन इंटू मीटर के बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों ने टार्क का जो है वो यहाँ से यूनिट भी निकाल लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे टार्क ड्यू टू अ रिजिड बॉडी। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा। टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का हम लोग टार्क जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब रिजिड बॉडी का कैलकुलेट करने से पहले हमें रिजिड बॉडी के बारे में भी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी है क्या हमारे पास। तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी इसकी भी अगर आप लोग चाहें तो डेफिनेशन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी शक्ल है, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। अब ये ब्लैक बोर्ड जो है ये रिजिड बॉडी है, ये दीवार जो है ये रिजिड बॉडी है। इस पर हम लोग फोर्स लगाएं तो इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी, इसको रिजिड बॉडी कह देते हैं। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं तो रिजिड बॉडी ये बोर्ड जो है इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। डेफिनेटली फोर्स पर हम लोग एक एप्लीकेशन लगाएंगे। एक लिमिटेड फोर्स लगाने की वजह से अगर किसी बॉडी की शक्ल चेंज ना हो तो ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। अब हम लोग क्या करने लगे हैं? रिजिड बॉडी की एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं और इसका टार्क जो है वो कैलकुलेट करने लगे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि लेट हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है।
और आपकी शक्ल आपको दिखा दिया गया है कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और बॉडी इस एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर सकती है। अगर हम लोग इस पॉइंट पर सम एंगल कुछ एंगल पर अगर हम लोग इस बॉडी पर फोर्स लगाएं F, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। अब मैंने आप लोगों को पीछे क्लियरली बताया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के दरमियान में ये जो फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग R बोलते हैं और ये हमारे पास फोर्स हमने लगाई है। और अगर ये आगे की तरफ ड्रॉ करें तो मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट जो है वो टार्क प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि फोर्स को हम लोगों ने मूवमेंट आर्म के साथ कुछ एंगल थीटा पर लगाया है, तो बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू हो गई है। अब हम लोग चेक करने लगे हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फोर्स को जब उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो आप लोग चेक कर लेना, ये वाला हिस्सा जो है वो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा जिसको एफ एक्स कॉस थीटा कहते हैं, और ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है ये हमारे पास आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। अब एक बात तो ये क्लियर कर लें कि अगर किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स उसके मूवमेंट आर्म के डायरेक्ट लगाएं तो फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से गुजर रही हो तो वो कभी भी टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर हमारे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आप चेक कर लेना उस पर जो फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसको रोटेट करवाने में हेल्प कर रहा होगा, जबकि एफ कॉस ऑफ थीटा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से गुजर जाता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर से गुजरे तो ये कभी भी टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर जो है वो टार्क के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली फोर्स का वाई कंपोनेंट जो है वो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोग टार्क की नेट डेफिनेशन, नेट मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो हमारे पास टार्क जो है वो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर इनटू कंप्लीट एफ, नहीं बल्कि एफ वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास टार्क आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि टार्क जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन जो है वो एन यूनिट वेक्टर से हम लोग निकालेंगे। अब अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखना चाहूं तो ये हमारे पास बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर आ जाएगा। यहां से नजर आ रहा है कि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म के बराबर है। यहां से हम लोग टॉर्क की नई डेफिनेशन भी हम लोग बना सकते हैं। क्या है टॉर्क की डेफिनेशन? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। उसको हम लोग जो है वो टार्क कहते हैं। अब हमारे पास ये टार्क जो है वो निकल आया और इसके डायरेक्शन जो है वो हम लोग एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके डायरेक्शन जो है वो हम लोग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। अब राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर वेक्टर टाउ जो है उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आपने अपने राइट हैंड के फिंगर को आर से एफ की तरफ रोटेट करना है, तो राइट हैंड का थंब जो है वो आप लोगों को टाउ की डायरेक्शन बताएगा। अब ये देखिए आर ये वेक्टर है, आर को जब एफ की तरफ मैं रोटेट कर रहा हूं तो राइट हैंड का थंब जो है वो बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आर की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। तो इस तरीके से हम लोग टार्क की जो है वो डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस क्या भला? इफ आर एंड एफ आर परपेंडिकुलर, अगर आर और एफ जो हैं वो परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास टार्क क्या हो जाएगा? आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो ये टार्क हमारे पास आर इंटू एफ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्पेशल केस में अगर आर और एफ परपेंडिकुलर हो तो जो हमारे पास टार्क निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा केस देख लें
इफ आर एंड एफ आर पैरेलल, अगर आर और एफ जो हैं वो पैरेलल हों तो हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0 डिग्री होगा, साइन 0 0 होता है, तो जवाब में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टार्क निकला है वो हमारे पास मिनिमम या 0 निकला है। अब आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ कि टार्क की वही इम्पोर्टेंस है इन एंगुलर मोशन जिस तरह फोर्स की इम्पोर्टेंस है इन लीनियर मोशन। फोर्स अगर हमारे पास चेक करनी हो तो हमें एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन का। अगर बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ फोर्स नहीं है। इसी तरीके से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो तो बॉडी के अंदर टार्क नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, मूव तो कर रही है लेकिन उसके अंदर टार्क नहीं है, तो टार्क की क्लियर डेफिनेशन आप अंडरस्टैंड कर लें कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क। लेकिन इस तरीके से फोर्स लगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव ना कर रही हो तो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस होगा। इसकी एक और चीज़ भी बता दूं, टार्क जो है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर बॉडी जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, अगर हमारे पास बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो उस वक्त टार्क जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही हो तो उस वक्त टार्क जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। हाँ, तो मैं फोर्स और टार्क में आप लोगों को मज़ीद ब्रीफ कर रहा था। तो फोर्स और टार्क को हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास हमारी मोशंस के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma के बराबर है। अब ये जो है एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन इसको हम लोग बोलते हैं, और ये हमारे पास ये बता रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स लगे तो उसके अंदर जो मोशन होती है उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर लें कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। इसका मतलब यह है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी हमारे पास 0 होगी। इसी तरीके से हम लोग टार्क जो है, टार्क ये भी हमारे पास फोर्स के डायमेंशन ही रखता है, फोर्स के हिसाब से ही है। यानी कि ये हमारे पास एक फोर्स ही है जो क्या करती है, किसी भी बॉडी पर लगती है तो उसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग एंगुलर मोशन कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं। और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये सारा डिटेल करने का मकसद ये है कि अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। हम लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस है कि एक बॉडी मूव कर रही हो तो उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बेशक वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। होप सो कि आप लोगों को ये सारी डिटेल पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी मज़ीद आने वाली